संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुसूचियां। अपनी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई थी। ये आज नया चैप्टर है, नया चैप्टर बोले तो नया पार्ट। ठीक है, करें चालू। देखो, सबसे पहली बात ये कि भाग होते क्या है, अनुसूचियां क्या है, फिर अपन इसकी आगे की बात करेंगे। ठीक है, कि संविधान के भाग होते क्या है, संविधान में कुल कितने भाग है, और इन भाग से मतलब क्या है, और अनुसूचियों से मतलब क्या। अपन इन सबके संबंध में पहले बात करेंगे, फिर अपन इनको लिखेंगे कि होते क्या है। और ये ध्यान रखना, भाग में से लगभग हर पेपर में एक सवाल आता है। अगर वो सिंपल पेपर देता है कि मान लो सरल पेपर आएगा, तो वो सीधा यूं पूछेगा कि इस भाग का संबंध, मतलब इस भाग में कौन सा शीर्षक दे रखा है, मतलब पाठ का नाम क्या है। या फिर वो क्या देगा, मिलाने के लिए दे देगा। और ज्यादा कठिन बनाना होगा तो उससे संबंधित अनुच्छेद पूछ लेगा। इसमें से सवाल लगभग हर पेपर में एक सवाल आता रहा है, और अपने भी पूरी क्या है, संभावना है कि इसमें से सवाल आए। तो अपन इस पे बात करेंगे सबसे पहले कि भाग होते क्या है। देखो, अगर अपन को संविधान पढ़ना है तो किसी भी संविधान को पढ़ने के लिए 4 भाग पढ़ने पड़ते हैं। मतलब उसमें अपन को कितनी 4 चीजें पढ़नी पड़ती है। कौन कौन सी? पहली तो भाग, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुच्छेद, और चौथे संशोधन। क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं? पहला भाग, दूसरा अनुसूची, तीसरा अनुच्छेद, और चौथा संशोधन। ठीक है, भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद और ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान के भाग और अनुसूचियां। सबसे पहले बात करते हैं ये क्या होता है, मतलब भाग क्या होते हैं। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब हिस्सा, है ना। लेकिन जब अपन संविधान के संबंध में बात करते हैं तो भाग का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। और दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर अपन सिंपल भाषा में समझने की बात करें, देखो संविधान में तो इसकी परिभाषा ये दे रखी है, जैसे अनुच्छेद 366 में है, सब परिभाषाएं दे रखी है। ठीक है, उसमें संविधान के संदर्भ में बात करें तो भाग की परिभाषा यह है कि संविधान में भाग उसको समझा जाएगा जो इसमें भाग से अभिप्रेरित है। अगर आपके सवाल आता है, वैसे अपने रिटर्न में तो आज लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये तुम कोई मेंस पेपर देते तो तुमको यही परिभाषा लिखनी पड़ती कि भाग से तात्पर्य है जो इस संविधान में भाग से अभिप्रेरित है। ऐसे ही अनुसूची की परिभाषा है कि अनुसूची से तात्पर्य यह है जो इस संविधान में अनुसूची से अभिप्रेरित है। ये तो इस संविधान के संदर्भ में बात है कि अपने जो संविधान विशेषज्ञ अपने संविधान में किस भाषा में इसको परिभाषित किया गया, लेकिन वास्तव में ये होते क्या है। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है। पहली चीज तो समझ में आएगी कि भाग का मतलब क्या होता है, हिस्सा। और फिर भाग में होता है क्या है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन आएंगे कि संविधान के कितने भाग है, उसमें क्या क्या है, फिर वो अपन लिखेंगे। अभी अपन खाली 10-15 मिनट इनको समझते हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं समझा था। मैंने कितने ऐसे मास्टर भी देखे हैं जिनको ये पता नहीं कि वास्तव में अनुच्छेद है क्या। ये पता है अनुच्छेद 1 में ये लिख रखा, अनुच्छेद 2 में ये लिख रखा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छी तैयारी में नौकरी भी लग चुका, उसमें से 10 में से 9 जनों को ये पता ही नहीं है कि अनुच्छेद क्या होता है। उससे यूं पूछ लेना अनुच्छेद होता है क्या, वो पता है क्या बोलेगा, संविधान में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे यूं पूछोगे ना कि अनुच्छेद को परिभाषित कर, वो कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई पढ़ाते ही नहीं है। बहुत कम ऐसे मास्टर जो ये पढ़ाते हैं। और अपन इसलिए इनको डीप में लेके चल रहे हैं कि तुम्हारी नींव तो मजबूत हो, तभी अपन बिल्डिंग ऊपर अच्छे से बना पाएंगे। समझ रहे हो बात को। इसलिए मेरा एक दोस्त है,
वो भी पॉलिटी पढ़ाते हैं जयपुर में वो। तो मैंने कल हम फोन पे ही बात कर रहे थे शाम को, तो पूछ रहा था क्या पढ़ा लिया, मैंने प्रस्तावना पढ़ा दिया। तो वो क्या, उसकी आदत है यूँ होशियारी लगाने की, उसको ज़्यादा आता, पर मानते कि आता होगा, ठीक है, पर वो आज भी बेरोजगार है। फिर मैंने उससे पूछ लिया, मैंने तू पढ़ाता है ना, उसको पढ़ाते पढ़ाते 8 साल हो गए। मैंने उससे पूछा, मैंने यूँ बता अनुच्छेद होवे क्या, संविधान में जो दे रखे ना अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद दे वो। मतलब वो तो ठीक है कि ये अनुच्छेद है, पर यूं तो बता अनुच्छेद होते क्या है। अरे यार मेरे को कोई बुला रहा है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में करता हूँ, जो अभी तक आ ही रहा उसका। और मैं तुमको भी कह रहा हूँ, तुम्हारा कोई जिसने पॉलिटी पढ़ी है ना, ग्रेजुएशन भी कर ली पॉलिटिकल साइंस, उसको भी वास्तव में पता नहीं होगा कि संविधान में भाग का मतलब क्या है। संविधान में देखो पूरा एक संविधान है। मान लो तुम्हारे कोई किताब लिख रहे हैं, किताब में क्या होता है, सबसे पहले अगर तुम पहला पेज इंडेक्स खोलते हो, इंडेक्स में क्या दे रखा है, प्रस्तावना तो सरकारी किताबों में दे रखी है, सब में थोड़ी दे रखी है। और सरकारी किताबों में आधी में तो पीछे दे रखी है, आधी में आगे दे रखी है। इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स में क्या क्या होता है, सारांश नहीं होता है इंडेक्स में। ये होता है किसी भी किताब में इंडेक्स। इतना समझ में आया। क्या होता है, क्रम संख्या, पाठ का विषय, ठीक है, जो भी अपन लिख सकते हैं, या इसको बोलते हैं शीर्षक। और इधर क्या होता है, यही होता है। बस यूं समझ लो, जो संविधान में भाग है ना वो इससे ही संबंधित है। अब अपने संविधान में क्या होगा, भाग प्रथम, ठीक है, अब इस पेज नंबर की जगह पेज नंबर नहीं होके यहां पर क्या आएगा, कैसे परेशानी कर रहा है ये। अब यहां से ये समझो, संविधान में अगर आम बोलचाल की भाषा में अपन भाग का मतलब समझे, तो भाग का मतलब क्या होता है, पाठ। मतलब हमारा संविधान 22 पाठों में विभाजित है, ठीक है। और पहला भाग, जैसे मान लो उदाहरण ले, पहला भाग क्या है, संघ एवं उसके राज्य, तो पहला पाठ कौन सा हुआ, संघ एवं उसके राज्य। कुल मिला के बात यह है कि हमारा संविधान 12 भागों में बोलो या 12 पाठ में बोलो, क्या है, विभाजित है। लेकिन चूंकि संविधान की परिभाषा है ये, तो हमको उस पाठ को क्या बोलना पड़ेगा, भाग। आई बात समझ में कि अगर तुमसे पूछे कि भाग होते क्या है, तो बता पाओगे, बता पाओगे कि कितनों को समझ में आया, ये तो वापस समझा देते हैं, एक बार वापस समझा देते हैं। देखो कोई भी किताब, मान लो तुम ये मान लो कि तुम्हारे, ये किसकी किताब है, भूगोल की, ये तो गाइड है, इसमें इंडेक्स होगा ही नहीं, ये इंडेक्स है। क्या क्या लिख रखा, क्रम संख्या, शीर्षक, और इधर क्या है, पेज नंबर, ठीक है। ठीक ऐसे ही जैसे इस किताब में क्या है, एक इंडेक्स दे रखा जिसमें क्या है, पाठ के नाम दे रखे हैं, वैसे ही संविधान की जो किताब है उसमें इन पाठों को जो वर्गीकरण कर रखा है, जैसे पहला पाठ हो गया संघ एवं उसके राज्य, दूसरा भाग हो गया नागरिकता, तीसरा भाग हो गया मूल अधिकार, चौथा भाग हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पांचवा भाग हो गया संघ, छठा भाग हो गया राज्य, ठीक है। तो ऐसे करके अपने कितने 22 भाग है। तो जो यहाँ पे पाठ है ना वो संविधान में भाग है। मतलब एक तरीके से यूं समझ लो कि पाठ पर्यायवाची है संविधान में भाग का, और उस भाग में ये दे रखा है कि इसका शीर्षक ये होगा, जैसे कि पहला भाग, तो पहले भाग में ये दे रखा संघ एवं उसके राज्य, पाठ का नाम है, तो भारत का राज्य क्षेत्र जहां जहां तक विस्तृत है
और भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस में दे रखे हैं, प्रथम भाग में। तो ऐसे करके भाग कर रखे हैं, कितने भाग कर रखे हैं, 22 भाग। उन सब भागों में एक ही विषय वस्तु है, मतलब अगर एक पार्ट अपन पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट का एग्जांपल दूं जो तुम सबको समझ में आए। हिंदी ले लेते, हिंदी सबने पढ़ी, ठीक है। हिंदी का एक भाग है, ये एक पार्ट है पर्यायवाची, तो उसमें क्या सिर्फ पर्यायवाची से ही संबंधित होगा, उसमें थोड़ी विलोम शब्द आ जाएंगे। ठीक वैसे ही संविधान में ऐसे 22 भाग कर रखे हैं, यहाँ बात करें अपन 22 पाठ कर रखे हैं। पहली बात तो यूं समझ लो, अगर मैं भाग बोल रहा हूं तो उसका मतलब पाठ है, और पाठ बोल रहा हूं मतलब संविधान के संदर्भ में वो क्या है, भाग है। तो ठीक वैसे ही ऐसे में भी क्या है, ऐसे 22 भाग कर रखे जिनके शीर्षक दे रखे और उनसे संबंधित प्रावधान उसी भाग में, ठीक है। जैसे अगर अपन इसमें बात करें, उसमें पेज नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पेज नंबर की जगह क्या दे रखे हैं, अनुच्छेद। तो 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है वो कौन में आते हैं, भाग 1 में, यानी कि संघ एवं उसके राज्य। तो संघ एवं उसके राज्य से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो कहां पर है, अनुच्छेद 1 से 4 में। ये बात समझ में आई। अब भाग क्या होता है, कोई दिक्कत। दूसरी पे आते हैं। अनुसूचियां। कौन ये बता सकता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12, ठीक है। अब जब हमने भाग बना दिए, अनुच्छेद बना दिए, फिर अनुसूचियां बनाने की जरूरत क्या है, समझना। देखो, अनुसूचियां समझाऊं उससे पहले अनुच्छेद समझा देता हूं, तब जाके तुमको अनुसूचियां समझ में आएगी। भाग समझ में आ गया। अब मैंने पहले अनुसूचियां यूं लिखी क्योंकि आज का अपना पाठ क्या है, आज अपन जो पढ़ने वाले क्या, संविधान के भाग एवं अनुसूचियां। लेकिन अपन को उससे पहले एक बार अनुच्छेद और देख लेते हैं, फिर तुमको ये समझ में आएगी, ठीक है। अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब यूं समझ लो, एक तरीके से क्या होता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ तो समझते हो ना, क्या होता है पैराग्राफ का हिंदी शब्द, गद्यांश। और अगर पोएट्री में लिख रहे तो ये मेरे को बैठने नहीं देगा, पद्यांश, है ना। तो एक तरीके से बात करें तो अनुसूची का मतलब होता है, ओ सॉरी, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, एक पैराग्राफ जिसमें एक जैसी बात लिखी हुई है। ये हो सकता है 3 शब्दों का हो सकता है 10 शब्दों का हो, है ना। मतलब एक सामान्य भाषा में बात करें अपन, आम बोलचाल की भाषा में, तो एक अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ जिसमें एक जैसी बात लिखी गई है। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किसकी बात करता है, समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का निवारण, मतलब अस्पष्टता को, अस्पष्टता से संबंधित सारे प्रावधान आपको कहां मिलेंगे, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, तो उसमें क्या, उपाधियों से संबंधित सारे एक पैराग्राफ किस में मिलेंगे, अनुच्छेद 18 में। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे ये सब है किस में, भाग 3 में, भाग 3, ठीक है। इसका शीर्षक है क्या है, मूल अधिकार। मतलब इस पाठ में सारे मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। अब उस मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 17 है, ठीक है, जिसमें अपन ने बात की। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। तो इससे संबंधित सारे प्रावधान है वो किसमें दे रखे हैं, अनुच्छेद 17 में। तो मूल अधिकार क्या हो गया, पाठ, उसमें एक पैराग्राफ किसका है, अनुच्छेद, जो क्या है, अस्पष्टता का अंत। अगर इसमें हम बात करें, मतलब इसमें अब अस्पष्टता से संबंधित सारी बातें किससे होगी, अस्पष्टता से संबंधित। तो एक जैसी बातें जिस जगह लिखी गई है वो क्या है, अनुच्छेद। मतलब एक पैराग्राफ जिसमें एक जैसी बातें या एक जैसे प्रावधान किए गए वो क्या है, अनुच्छेद। जैसे इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता की बात करी, अनुच्छेद 18 में बात करेगा किसका अंत, उपाधियों का। चलो मूल अधिकार तो आते हैं।
उपाधियों से संबंधित सारी बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 18 में। मतलब सबसे बड़ा क्या था? भाग। भाग में आए मूल अधिकार। अब मूल अधिकार आपके जितने भी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, तो वो कहाँ दिए गए? अपने भाग 3 में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, भाग इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो तुमसे यूं पूछ लिया कि अस्पष्टता का निवारण कौन से भाग में है? कोस में है? 3 में। भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है। अब ये अनुच्छेद वापस आगे भी विभाजित है। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो 3 शब्द हमेशा याद रखना, यद्यपि, हालांकि, लेकिन। क्या क्या? यद्यपि, हालांकि, लेकिन। ये जितने ज्यादा याद होंगे वो आदमी पॉलिटी उतनी तगड़ी जानता है। जैसे आगे बात करते हैं, इसको लेते हैं। किसकी बात करता है? अनुच्छेद 19 किसकी बात करता है? 17 पता, 18 पता, तो 19 भी पता ही होगा, और मैंने कल इसकी बात भी करी अपनी क्लास में। सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, बाकी तो यूं लग रहा है विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता वो वाला है ना, तो अभिव्यक्ति की ये किसकी बात करता है? अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में बहुत सारे खंड है। कितने खंड है? लगभग 6 है ना। फिर उसके आगे वापस उपखंड है, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5). मतलब 19(1)(a) आपको यह आजादी देता है कि आप अपने विचार और अभिव्यक्ति क्या है कह सकते हो। ये बात समझ में आई? लेकिन 19(1) ये कहता है, मतलब 19 क वो ये कहता है कि आप कह तो सकते हो, लेकिन उससे लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए। पता चला किसी को यूं कह दिया, तू तो ऐसा वो हार्ट अटैक से मर जावे, टेंशन ले ले कोई, है ना। या फिर कोई ऐसी है कि कानून व्यवस्था नहीं आ जाए, भारत की अखंडता को कोई खतरा नहीं हो, तो ऐसी बात आप नहीं कह सकते कि वहां पता चला। बहुत पहले तो क्या, कन्हैया कुमार का नाम तुमने सुना है? कौन है ये? अभी कांग्रेस का एक नेता है। उस टाइम पे वो किसी में नेता नहीं था, जेएनयू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू करके ऐसी यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने नारा लगाया था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु कौन था? जिसने भारत की संसद पे हमला किया था। कौन था? अभी तुमको ये पता है भारत की संसद पे भी हमला हुआ था एक बार? नहीं पता, तब तो खैर तुम छोटे होंगे, 2012-13 की बात है, ठीक है। तो उसका जो मुख्य अपराधी था वो कौन था? अफजल गुरु। तो इन लोगों ने वहां इकट्ठे होकर ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वगैरह वगैरह। तो जब उनको पुलिस लेने आई ना, तो उन्होंने इस अनुच्छेद का हवाला दिया। किसका? अनुच्छेद 19 की। मुझे इस बात की आजादी देता है कि मैं कुछ भी बोलूं। हालांकि उनके ऊपर मुकदमे चले, वो बहुत सारे प्रावधान हैं ये जो अपन आगे बात करेंगे। तो मतलब खंड में, अनुच्छेद में ये बात होती है कि एक जैसी बात। अब उससे संबंधित अगर हालांकि यद्यपि लगाना हो तो वो किस में जाएगा? उपखंड में। आई बात समझ में कि नहीं आई? जैसे मान लो एक अनुच्छेद ये है कि मान लो मेरा अनुच्छेद है, मेरा अनुच्छेद ये कि मैं खाना खाऊंगा। मैंने लखन जी को आके बोला मैं खाना खाऊंगा, एक हो गया अनुच्छेद। मान लो 19 ही मान लो कि मैं खाना खाऊंगा। अब इसका उपखंड, यद्यपि मैं चावल नहीं खाऊंगा। आई बात समझ में कि मतलब मैं खाना खाऊंगा एक बात होगी, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगा, तो ये उसका क्या हो गया? उपखंड। बात समझ, दोनों बात किससे हो रही? खाने से ही संबंधित होती। लेकिन एक में मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ भी खा सकता हूं, लेकिन दूसरे में मैं उस पर प्रतिबंध लगा रहा हूं, क्या मेरे चावल नहीं आने चाहिए। या फिर जैसे तुम हो, तुम अभी रीट की तैयारी कर रहे हो, मैं पूरे रीट का सिलेबस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 15 मान लो।
लेकिन अगली बार तुम ये कहते हो कि मेरे को गणित नहीं आती तो मैं नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा, तो वापस हाल है क्या है, उसका उपखंड है क्या कि मैं ये तैयारी तो करूंगी लेकिन मैं इसमें ये नहीं पढ़ूंगी। तो आई बात समझ में, तो खंड और उपखंड आई बात समझ में कि अनुच्छेद में सारी बातें क्या उससे संबंधित है। मतलब अगर हम बात करें रीट के संदर्भ में तो तुम रीट की बातें करो अनुच्छेद 15 में, लेकिन तुम उसके उपखंड में ये भी कह रहे हो कि मैं ये भी नहीं पढ़ूंगी, मैं ये भी नहीं पढ़ूंगी, मैं ये भी नहीं पढ़ूंगी। बात तो तुम किससे करो, रीट के सिलेबस से ही संबंधित। अब इसको मैं पूरा तुमको भाग और ये दोनों कंक्लूड कर देता हूं, समझना। अपना भाग एक हो गया रीट, मतलब तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया रीट। इसमें अनुच्छेद एक मान लो रीट का पाठ्यक्रम याद करना, ये हो गया अनुच्छेद एक। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं उपखंड की। अनुच्छेद एक का गणित नहीं आती, नहीं पढ़ेंगे। बात किसकी हुई, रीट के पाठ्यक्रम की। एक जैसी बात हुई, लेकिन इसी पाठ्यक्रम में क्या है गणित है, तो वो मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आई बात समझ में कि अनुच्छेद क्या होता है, एक जैसी बात एक जगह लिखी हुई हो। ठीक है, एक जैसी बात एक जगह लिखी हुई हो, लेकिन उसके आगे कोई यद्यपि या कोई परंतुक लग जाए तो वो क्या हो जाएगा उपखंड। अब एक और चीज यहाँ पे और समझा देता हूं तुमको आगे बहुत, ताकि कोई तकलीफ नहीं आए। एक जैसे तुमको यूं मिलेगा एक क, उदाहरण बता रहा हूं, अगर ब्रैकेट में ये क नहीं हो, किसमें नहीं हो, ब्रैकेट में नहीं हो, तो ये एक नया अनुच्छेद होगा। क्या होगा, लेकिन अगर ये ऐसे हो तो ये क्या होगा, आई बात समझ में। जैसे अनुच्छेद 21 का किसका अधिकार देता है, शिक्षा का। ठीक है, तो ये एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 देता है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 21 का किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। तो ये क्या एक नया अनुच्छेद है। लेकिन हम जब 19 के संदर्भ में बात करते हैं तो ये क्या है, उपखंड है। आई बात समझ में, अनुच्छेद और उपखंड, कोई दिक्कत, भाग समझ में है, अनुच्छेद समझ में है। अब तीसरी बात करते किसकी, अनु। अब समझना कि अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग बात कही गई, ये समझ में आई। उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण से ही समझाता हूं। जैसे मान लो शपथ, शपथ का मतलब समझते हो क्या होता है, हम कसम खाते हैं। जैसे कभी देखना, जैसे भी कोई नई सरकार बनती है या कोई नया जज बनता है या कोई बनता है, तो उससे पहले उसकी क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह। आजकल तो और नया ट्रेंड चला है, स्टेडियम में करते हैं, सबको बुलाते हैं। ठीक है, और मोदी जी तो जब से आए तब से बाहर के देशों के प्रधानमंत्री को भी बुला लेते हैं, आज जाओ, तुम आओगे तो मेरे को भी तो बुलाओगे, और हम तो बैठे ही हैं, कब जाएं। ये ठीक है कि तुम्हारे आईआर नहीं है, आईआर मतलब समझ, अंतरराष्ट्रीय संबंध सिलेबस में, उसमें एक दिन नहीं पढ़ो ना तो अगले दिन समस्या है। पता चला आज मोदी जी रात में तुमने पढ़ा, आज पढ़ के सोए अमेरिका में, अगले दिन पढ़ा नहीं, तीसरे दिन मास्टर ने पूछ लिया बताओ मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं, तुमने वही एक दिन पहले का पढ़ा हुआ कहाँ, अमेरिका। अब बीच बीच में पता चला वो चले गए कनाडा, क्योंकि वो तो क्या है, विश्व भ्रमण पे निकले हुए जब से प्रधानमंत्री बनने। आरएस के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या आईआर में यही रही है कि पढ़े क्या, कितना पढ़े। कम से कम अभी तक उनको 17 से 18 देशों ने तो सर्वोच्च सम्मान दे रखा है। अभी परसों भी वो वहां थे,
ब्रिटेन थे, कल मालदीव थे, आज शायद भारत आ जाएंगे। उससे पहले गए थे वहां पे कनाडा, कनाडा के बीच में साइप्रस, ऐसे ऐसे देश नाम ही नहीं सुने, पहली बार इनके जाने से सुने। ब्राजील, मतलब वो एक महीने में अगर यूं ढंग से पढ़ो ना तो 3 4 5 10 दिन तो विदेशों में ही निकलते हैं बढ़िया से। तो ये यूं बोल रहा हूं कि शपथ है तो शपथ कौन कौन लेता है? प्रधानमंत्री, मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज। जब आप इलेक्शन के लिए, विधानसभा या सांसद के इलेक्शन के लिए भी आप जब फॉर्म भरते हो उसमें भी एक शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये शपथ, अब मुख्यमंत्री की शपथ भाग 6 में, क्योंकि अपना राज्य कौन सा, भाग 6। प्रधानमंत्री की शपथ भाग 5 में, कहां पे, भाग 5 में। तो मतलब जो एक ही जैसे अनुच्छेद लेकिन अलग अलग जगह दिए गए हैं उनको एक जगह सम्मिलित कौन करती है? अनुसूचियां। जैसे अपन बात करते शपथ, शपथ की अनुसूची कौन सी है? तुमको ये तो पता है 12। तो यूं बताओ शपथ से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तीसरी। तो तीसरी अनुसूची में सबकी शपथ दे रखी है, ठीक है। तो उन शपथों के प्रारूप कहां दे रखे हैं? अनुसूची तीसरी में। मतलब अगर आप भाग 5 पढ़ते हो उसमें यूं देगा कि उपराष्ट्रपति की शपथ, है ना, प्रधानमंत्री की शपथ, लेकिन वो शपथ होगी कैसी, वो कहां लिख रखा है? अनुसूची 3 में। यही बात समझ में? जैसे 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची ये कहती है कि कोई भी ऐसी विधि बनाई गई जो मूल अधिकारों का क्या है, उल्लंघन करती है, तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकेगा। न्यायिक पुनर्वलोकन समझते हो? मैं समझा चुका हूं। देखो कल भी अपन ने बात करी थी, बस ये शब्द नहीं गढ़ा था, न्यायिक पुनर्वलोकन। पुनः अवलोकन कौन सी संधि है? विसर्ग, विसर्ग संधि। पुनः मतलब क्या होता है? वापस। अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना, ये सही है या नहीं है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब ये होता है कि जब संसद कोई विधि बनाती है, मतलब हमने कल बात करी थी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता। न्यायपालिका ने कोई कानून, विधायिका ने या संसद ने कोई कानून बनाया, वो सही है या नहीं कौन जांच करता है? न्यायपालिका। उसी को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना, जब भी न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द आएगा इसका मतलब ये होगा कि विधायिका द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उसकी जांच की जा रही है कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं, उसको क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनर्वलोकन। अब कल जब अपन बात करें तो कितनी सिंपल भाषा में बात कर रहे थे कि हाँ भाई ये कानून जांचती है, सही है या नहीं है। लेकिन जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे तो अपन को शब्द को क्या बोलना पड़ेगा? न्यायिक पुनर्वलोकन। अब इसको भी अपन देखो दो तरीके से बात कर सकते हैं। न्याय, अगर शब्दों को तोड़ोगे तो शब्दों का मतलब भी पता पड़ेगा। न्याय प्लस एक प्रत्यय, अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो तो इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित, पुनर्वलोकन का मतलब पुनः, वापस, अवलोकन जांचना, कौन जांचता है? न्यायपालिका। तो सीधी सी परिभाषा की न्यायपालिका द्वारा विधि की जांच करना क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन। आगे बात समझ में? तो अपन बात कर रहे थे भाग 9 में। पहले क्या हुआ था, जब संविधान बना था ना, तो संपत्ति का अधिकार क्या दिया गया था? मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार किसमें दिया गया था? मूल अधिकार। और अनुच्छेद 32 ये कहता है कि जब कभी भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब बाकी किसी मामले में अगर मान लो आज कोई लड़का चोरी या चकारी कर लेता या कोई ऐसा काम कर देता तो उसका सबसे पहले केस कहां चलेगा? क्या वो सीधा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकता है? नहीं, पहला कहां चलेगा? जिले में। फिर जिले से जब फैसला आएगा तो उसके विरुद्ध वो अपील कर सकेगा, कहां पे? जोधपुर उच्च न्यायालय में।
फिर वहां से फैसला आएगा और मान लो कि उसने उसको फांसी की सजा दे दी, तो वो उससे बचने के लिए फिर कहां जा पाएगा? दिल्ली उच्चतम न्यायालय। सीधा सीधा नहीं जा सकता। लेकिन जब मूल अधिकारों का आपके उल्लंघन होता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में रीट दायर कर सकते हो। इसलिए कहते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? उच्चतम न्यायालय। अगर आपके कभी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। इसीलिए देखोगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरे अंदर डीप में जाएंगे, तो आप ये देखोगे कि मूल अधिकारों से संबंधित या संविधान से संबंधित जितने भी वाद है वो सारे कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सब में उसकी ही टिप्पणियां दी गई है, उसके ही फैसले दिए गए हैं। जैसे कल अपन ने एक वाद पढ़ा था, एक क्या 2 या 3 पढ़े थे। बेरुवादी खोली कॉपी, अपन ने सबने खोली नहीं है, नाम ही याद नहीं है। दूसरा केशवानंद भारती, तीसरा पढ़ा ही नहीं। 3 वाले जैसे ही हाँ बोला उसको पता लग गया, कॉपी खोली नहीं उसने, पढ़े 2 ही हैं। ऐसे अपन को लगभग 25 से 30 वाद पढ़ने हैं पूरी पॉलिटी में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती लगभग तुम यूं मान लो कि जब हर तीसरा वाद केशवानंद भारती से संबंधित है, और अभी तक सबसे बड़ी न्यायिक पीठ केशवानंद भारती में ही बैठी है। न्यायिक पीठ समझते हो? न्यायिक पीठ का मतलब ये होता है जब कोर्ट फैसला सुनता है तो जब एक से ज्यादा जज बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पीठ। मान लो कि आज अपना कोई फैसला सुनाना, मान लो कि अपन न्यायपालिका, और तुम में से कोई एक फरियाद लेके आता है कि यहाँ पे अपन जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? सही से नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं फैसला देता हूँ कुछ भी और तुम उस फैसले से संतुष्ट नहीं होते हो तो तुम वापस अपील करोगे। तो अभी मैंने अकेले नहीं दिया मान लो, तो फिर क्या है? जब भी कभी फैसले को वापस चुनौती दी जाती है एक ही कोर्ट में, तो फिर क्या है? जजों की संख्या बढ़ती है। जैसे मान लो अभी मैं अकेला एक फैसला दे दिया कि नहीं पढ़ाएंगे जाओ, फिर तुम मेरे फैसलों से संतुष्ट नहीं तो तुम आए वापस। अब यूं मान लो अपन उच्चतम न्यायालय, ठीक है, पहले मैंने अकेले ने फैसला दे दिया कि नहीं पढ़ाएंगे, ये मान लो मूल अधिकार नहीं पढ़ाऊंगा, फिर तुम गए आए वापस कि कैसे नहीं पढ़ाओगे, पाठ्यक्रम में पढ़ाना पड़ेगा, तो लगाओ वापस केस। तो अब क्या होगा? अब हम 3 जने बैठेंगे। कभी भी ये ध्यान रखना, और इवन को क्या बोलते हैं? सम विषम, सम संख्या में नहीं बैठते हैं, क्योंकि मान लो एक के दे पढ़ाएंगे एक के दे नहीं पढ़ाएंगे तो फिर फैसला देगा कौन? बराबर विभाजन हो गया ना, हमेशा क्या बहुमत समझा जाता है, ठीक है। तो फिर क्या बैठेंगे? 3। अब इन 3 ने फैसला दे दिया, तुम उससे भी संतुष्ट नहीं, फिर वापस करोगे तो 5। तो ये जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, या कल अपन ने बात करी थी कौन सी? अनुच्छेद 137 की। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? कि न्यायालय अपने फैसलों का पुनर्विचार कर सकेगा, लेकिन वो तभी कर सकेगा जब क्या है? जजों की संख्या बढ़ेगी। तो अब तक सबसे बड़ी पीठ जो बैठी वो किसमें बैठी है? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। और ये यूं समझ लो कि तुमको नींद में भी याद करना पड़ेगा। केशवानंद भारती, ये गोलकनाथ, बेरुवादी, बामन राव, मेनका गांधी। तुम ये मत सोचो पॉलिटी आसान होगी, रटना पड़ेगा, बहुत रटना पड़ेगा। मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 21 मेनका गांधीवाद के बिना होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ये कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में सीधी सी एक बात कही गई थी, क्या कही गई थी? जीवन जीने का अधिकार। उसकी इतनी व्याख्या हुई है, इतनी व्याख्या हुई कि अगर तुम उसमें यूं पढ़ोगे ना तो अब उसमें इतने सारे अधिकार है। उसमें इंटरनेट का अधिकार भी तुम्हारा मूल अधिकार है ना। मेनका गांधीवाद में यह कहा गया था कि उससे पहले यह था कि संविधान में कि इंसान जी रहा है मतलब सांस ले रहा है। जीवन जीने का अधिकार का मतलब क्या होता है? सांस ले रहा है। लेकिन मेनका गांधीवाद में यह कहा गया कि सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जीता तो पशु भी है, डंडा भी है। तो फिर पशु और इंसान में क्या फर्क? बाहर अगर कुत्ता जो घूम रहा उसमें और फिर इंसान में फर्क ही क्या है? वो भी जी रहा, अपन भी जी रहे हैं। तो मेनका गांधीवाद में यह कहा कि इंसान को सिर्फ जीने का नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। क्या कहा गया? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, मतलब लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ। तो अगर कोई तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो वो भी क्या है? तुम्हारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है। उसके आधार पे भी तुम उसको आराम से कोर्ट के दौरे लगा सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, गुंडे बदमाशी कुछ नहीं है। अगर कोई संविधान पढ़ लेना तो अच्छा तुमसे घबरावे,
हाँ मजाक नहीं करूँ, क्योंकि हर चीज में लगाओ ना पेशी पे कौन नहीं जाएगा। कोर्ट में केस करने में वैसे पैसे नहीं लगते, बस आपको वकालत आनी चाहिए, वकील चाहिए, और चाहिए क्या। इसमें यूं भी है कि कोई यूं तुमको यूं लगे ना कि जैसे ये मेरे से तू करके कैसे बात कर रहा, उस पर भी केस लगा सकते हो। इसने मेरी क्या है, गरिमा का उल्लंघन किया है। मेरे को तू शब्द से क्या है, मेरी भावनाएं आहत होती है, मेरी मान हानि होती है। मान हानि का केस तो सुना है ना, ये अनुच्छेद 21 की देन है कि तुम्हारा मान भी क्या है, तुम्हारा मूल अधिकार है। अब तुमको थोड़ी थोड़ी इस विषय की खूबसूरती समझ में आएगी जब इसके प्रावधान पढ़ोगे। इसके तुमको पता है बाल ठाकरे जी की जब डेथ हुई थी तो एक श्रेया सिंगल करके लड़की थी, कौन थी, श्रेया सिंगल। तो उसने ये कहा था कि महाराष्ट्र बंद करने की क्या जरूरत है, एक इंसान ही तो गया है और इतना बड़ा भी नहीं है कि ना कोई संवैधानिक पद पे, तो क्यों पूरा महाराष्ट्र बंद कर दिया गया। तो उसको देश विद्रोह के आधार पे क्या गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। समझना, आईटी अधिनियम मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा के तहत 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत उसको देश विद्रोह के खिलाफ क्या है, देश विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूंकि वो ये कहते हैं कि अनुच्छेद 19 मुझे अभिव्यक्ति की आजादी देता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया, महाराष्ट्र बंद क्यों है, एक इंसान ही तो गया है, सबके ही जाते हैं। आज अगर मेरे परिवार में कोई चला जाए तो क्या तुम महाराष्ट्र बंद करोगे, नहीं, वो किसी संवैधानिक पद पे, वो तो एक पार्टी चलाते थे ना, शिवसेना, संवैधानिक पद पे तो थे नहीं उस टाइम पे, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो जाती है कहां पे, उच्चतम न्यायालय। मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मेरे को अभिव्यक्ति के आजादी से वंचित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट केस सुनता है, पूरा पढ़ता है, पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A है यही गलत है, इसको रद्द करो, तुम्हारा कानून गलत है, अभिव्यक्ति की आजादी इंपॉर्टेंट है। और उसको जेल से रिहा किया गया और वो अधिनियम खारिज किया गया। तो ये है ताकत मूल अधिकारों की कि पूरे सिस्टम के खिलाफ आप लड़ सकते हो। एक ट्वीट उसको जेल के अंदर ले गया और एक केस ने उस अधिनियम की धारा को ही खत्म कर दिया, तो वो हुआ न्यायिक पुनर्वलोकन। ऐसे ही एक मूवी है गौरी, सुष्मिता सेन की, जिसमें तीसरे जेंडर की बात की गई है। तीसरा जेंडर समझते हो, तृतीय लिंग, ठीक है, स्त्री पुरुष और अन्य, ठीक है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया और बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी कि हमको भी तो मान्यता दो, हमारी क्या गलती है भाई, तुमको जैसे ईश्वर ने बनाया वैसे भी हमको भी ईश्वर ने बनाया, फिर हमको क्यों समाज में दर्जा नहीं मिल रहा, हमको नौकरियां नहीं मिल रही, हमको ये नहीं मिल रहा, हमको क्यों सरकार मान्यता नहीं दे रही। फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि इनको भी जीवन जीने का अधिकार है, और तब से 2014 से फार्म में ये भी आने लगा ऑप्शन, कोई भी फार्म भरो उसमें ये भी ऑप्शन आता है तीसरा। ये कोई देखते ही नहीं है, पर ये 2014 से आने लगा है। और इसी कारण उसी के बाद ही आज तुम देखोगे कि जो तृतीय लिंग का जो समाज है वो अब नौकरियों में भी आने लगे हैं, ये कारण है। तो ये किसकी खूबसूरती, संविधान की। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, तुमको बहुत मजा आने वाला है, बस शर्त इंटरेस्ट लो। बहुत व्यापक है और बहुत कुछ है इसमें सीखने का, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन से संबंधित है। तुम नौकरी लो मत लो, पर ये तो काम आएगा, समझ रहे हो ना। अगर तुमको गिरफ्तार करना आता ना कभी, तो पहले उसको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ता, तुम्हारे घर में घुस नहीं सकते हैं। अगर तुमको ध्यान हो तो ठीक, नहीं ध्यान हो तो लोग वैसे ही। तो ये है इसमें सब कुछ कि तुम्हारा मूल अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है, और मूल अधिकार सरकार के खिलाफ मिले हुए हैं, सरकार से लड़ने के लिए मिले हुए हैं एक तरीके से। तो बात कर रहे थे अपन अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 में यह कहा गया कि जब संविधान बना था तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। क्या था, मूल अधिकार। यानी कि अगर आपकी संपत्ति सरकार लेती है तो उसके खिलाफ क्या आप न्यायालय जा सकोगे। कहां जा सकोगे, न्यायालय जा सकोगे। अब मान लो कि अगर आज अनुच्छेद, मैं 1950 में अपना क्या लगा संविधान, 1950 में मान लो मेरी सालमगढ़ में 50 बीघा जमीन है, मान लो, है तो नहीं पर मान लो,
उस टाइम सड़कें थी नहीं, सरकार आई, यहां से मैं रोड निकालूंगी अपनी जमीन में से जारी। तो उस समय मैं क्या करूंगा, संपत्ति का अधिकार मेरा मूल अधिकार। आप कैसे ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, मूल अधिकार है, मेरे को संविधान ने दिया है। तो मैं चला गया वापस उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय जब कभी भी वाद देखता है तो वो मूल अधिकारों को पहले वरीयता देता है। किसको देता है, मूल अधिकारों को पहले वरीयता देता है। तो जब ये हुआ, ऐसा होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट में अनाप शनाप केस आने लगे और सरकार कोई भी काम करती रटक जाता। अब अपन ने कल भी बात करी थी कि कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति कौन, संसद। तो संसद ने यह कानून बनाया 1951 में, पहला संविधान संशोधन, कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितने भी कानून हैं वो अनुसूची 9 में रखे जाएंगे। किस में रखे जाएंगे, अनुसूची 9 में। और वो सारे विषय न्यायिक पुनर्वलोकन से बाहर होंगे। मतलब अगर भूमि अधिग्रहण, मतलब अगर किसी की जमीन ले रहा है या संपत्ति ले रहे हैं, उससे संबंधित जितने भी मामले वो कहां रखेंगे हम, अनुसूची 9 में। मतलब सरकार ने ये कानून बना दिया कि अब मैं जमीन लूंगी और बदले में इतना मुआवजा दे दूंगी, तो वो क्या डाल दिया, अनुसूची 9 में। और उसमें स्पष्ट कह दिया गया कि इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सके, मतलब न्यायालय जांच ही नहीं कर सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको 1973 तक मान्यता दी। और सरकार ने इसका इतना भरपूर उपयोग किया कि जो भी लगता है कि इसका विरोध हो सकता है, अनुसूची 9 में ठोक दो। फिर आता है केशवानंद भारती वाद, और उसमें यह कहा गया कि अब इसका भी न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकेगा। फिर से आ गया केशवानंद भारती 1973। तो अनुसूची 9 में क्या, वो सारे अनुच्छेद कर डाल दिए गए अनुसूची 9 में, जो उनको क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन से बाहर कर दिया। तो अनुसूची का मतलब ये होता है कि विभिन्न विभिन्न प्रावधान जो अलग अलग जगह अनुच्छेदों में दिए गए, वो क्या कर दिए एक जगह पर, और एक सूची बना दी, उसको क्या बोल दिया गया, अनुसूची। यहां तक चीजें समझ में आई? तीन क्या क्या पढ़ लिया, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। तीसरा, वो मतलब चौथा, एक और क्या शब्द था, इसकी संधि क्या होती है, संधि है कि उपसर्ग है, पहले तो ये बताओ। उपसर्ग है, कौन सा, ये पूरा सही है। अगर किसी ने, अब ऑप्शन कैसे आएगा पता है, अगर पेपर टफ बनाना हुआ तो अब जिसने थोड़ा सा भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ ना, एक डंडा बहुत कुछ करा जाता है ना। तो कहने का मतलब ये, अब अपन चौथी चीज पढ़ रहे, संशोधन का मतलब क्या होता है। अब तो संधि मत बताओ, अब अर्थ बताओ। किसी चीज को सुधारना या उसमें फेरबदल करना। तो हमने कब संविधान बनाया, 1900 कब बना संविधान, 50, 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ। पर बता बता के थक गया कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तुमको है ना फीस में 1000 रुपये और ऐड करवा के 1000 रुपये के बादाम दिलाने पड़ेंगे। जब तक परीक्षा हो तब तक 5-5 खाओ। सबको तो दे नहीं पाएंगे, तो तुमसे ही पैसे लेके तुमको अर्पण, तब जाके मेरे को लग रहा तुम्हारी याददाश्त तेज होगी। कल खाने में क्या खाया था ये तो याद है क्या, सुबह शाम को, लागू ही 26 नवंबर 1949 को हो गया। एक आखिरी बार बता रहा हूं,
सारे इधर देख लेना। एक तो तुमने प्रस्तावना में कल मैंने 4 घंटे और उस दिन 1 घंटा, 5 घंटे खराब किए। कब? 26। सोलह अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949। ये ध्यान रखना, अगर तुमसे सवाल आए, ये सबसे सरल सवाल है पेपर में। अगर ये सवाल आ जाता है ना कि संविधान कब लागू, तो यूं समझ लेना ये सबसे सरल पेपर है ये। पहले पेज में प्रस्तावना में लिख रखा है कि कहीं पूरे संविधान में कहीं नहीं लिख रखा कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अगर आप तुमसे पूछे तो उसमें 26 जनवरी 1950 भी ऑप्शन होगा और 26 जनवरी 1900 नवंबर 26 नवंबर 1949 भी ऑप्शन होगा। तो सही क्या होगा? यही तो फर्क लाएगा, यही तो फर्क लाएगा। किसमें? प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों में हो रहा है। एक वो लड़के में जो क्या है, फार्म इसलिए भर के आया कि कोई पूछ ले कि बेटा क्या कर रहा? रेट की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ पे? पता चला छोरा तो बेटा फतेह सागर पे। अब रिश्तेदारों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको सबसे बड़ी चिंता अपने छोरों की ना होती। मेरे उसके फलाने का छोरा क्या कर रहा है, ढीके का छोरा क्या कर रहा। और पहला सवाल घर पे आया कोई, क्या कर रहा तू आजकल? रेट की तैयारी कर रहा हूँ। अब जो वास्तव में कर रहा ना, वो तो जवाब क्या देगा? 26 नवंबर 1949। और जो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो यूं बोल दूं कि फार्म भर के आ गया, क्या कर रहा हूं? रीट की तैयारी। वो क्या देगा? और अगर तुमको तुम्हारा कंपटीशन देखना हो ना, कोई रिश्ते में तुम्हारी तैयारी करो, तो उससे ये सवाल पूछ लेना। अगर 26 जनवरी दे तो समझ लेना वो कंपटीशन में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। और अगर वो ये दे 26 नवंबर, फिर तुमको तरीका बताता हूँ जांचने के लिए कि अपने कंपटीशन ठीक है कि नहीं। उससे दूसरा सवाल ये पूछना, कितने अनुच्छेद लागू हुए। अगर वो 16 कह दे तो फिर मानना कि थोड़ा पड़ा है। फिर उसको यूं पूछना कि 26 जब अगर 26 नवंबर को लागू हो गया तो फिर 26 जनवरी को काय को परेड निकालते हैं। अगर फिर वो ये जवाब दे दे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसने ये बोला था कि आगामी 26 जनवरी से हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, तो उस तिथि को सम्मान देने के लिए क्या किया गया? 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मना लिया। तो अगर ये तीनों जवाब मिल जाए तो समझ लेना वास्तव में पढ़ रहा है। बाकी तो आएगा, परीक्षा देगा और एक भीड़ की संख्या बढ़ाएगा। मतलब वो है ना 5 लाख बैठे, तो उसमें से 4,99,000 के बाद में जो है क्या 99,000 के बाद 4,99,999 के बाद में जो 5वां लाख होगा ना, वो ये होगा। क्योंकि मैं ये दे रहा हूं सरल से कठिन की तरफ। तो अब तुम में से मेरे को यूं लग रहा कि तुम सारा वही हो, क्या कर रहे हो? रेट की तैयारी। मैं जब पढ़ता था ना, तो हमारे जो टीचर थे वो हमको यूं कहते थे कि इस क्लास में 3 तरह के लोग आ रहे हैं। पहले वो जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, दूसरे वो जो ये चाहते कि हमारा ब्याह हो जाए,
कारण बताते हैं, वो कारण भी बताते हैं। वो यूं बोलते हैं कि मान लो कोई आया, वो सबसे पहले वही सवाल, क्या करते हो? मैं आरएस के बैच में था, आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, कोचिंग जाता हूँ। सामने वाला क्या सोचो, इंटेलिजेंट आदमी आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, इससे मेरी छोरी का ब्याह करा लिया जाए। क्या छोरे का ब्याह करा? क्यों? इंटेलिजेंट, आरएस का सोचा है। अब उनको क्या पता कि मास्टर आगे एलियन की तरह संविधान में ही होता वो पीछे। ठीक है, अब तीसरे वो जो न तो ब्याह के चक्कर में है न पढ़ने के चक्कर में है। फिर उनसे सवाल है कि तुम आ क्यों रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो मतलब। तो अपने पहले तरह के बनो। समझ रहे हो ना बात को? बाकी तुमको ही नहीं पता कि तुम आ क्यों रहे हो, और जिसको अपना उद्देश्य नहीं पता वो जीवन व्यर्थ में जी रहा है। आ रही बात समझ में कि हमारा उद्देश्य क्या है? रीट। और ये ध्यान कि मान लो कि रीट 3 साल तक फिर नहीं आएगी। इतने जल्दी जल्दी मास्टर थोड़ी रिटायर्ड होंगे कि जगह बच जाएगी, होंगे क्या? फिर ना तो इतना जल्दी रिटायर्ड होने वाले, और नहीं इस भर्ती को बढ़ते बढ़ते 2026 एंड हो जाएगा। नियुक्तियां मिलते मिलते जनवरी में परीक्षा, मार्च अप्रैल तक आएगा रिजल्ट। ठीक है, फिर मांगी जाएगी डीवी। डीवी के बाद में 2 गुना 3 गुना को बुलाएंगे, फिर उसमें से छाटेंगे, फिर वापस लिस्ट आएगी, फिर नियुक्ति मिलेगी, फिर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फिर उसकी वापस लिस्ट आएगी। यूं करते करते भर्ती निपटती है, कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब 1.5 साल में इस भर्ती को निपटेंगे। और हमारे वैसे भी सूरवीर जो सरकार में बैठे हैं या अधीनस्थ बोर्ड इतना सूरवीर नहीं है कि अच्छा आज भरा कि चलो बचे कल निकाल दी। आराम से अभी तो करा ही है, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। उनको क्या टेंशन है? तुम ये सोचो, ये इतने सूरवीर लोग हैं, अगर मैं तुम क्लास में से ये पूछ दूं कि एक 150 क्वेश्चन का पेपर बना दो, तुम बना लोगे? कोई भी बना लेगा। हमारे देखो ये इतने सारे कितने बड़े 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 विद्वान हैं ना कि आईएएस वाईएएस बैठते हैं इस बोर्ड में, 150 क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में आते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन लगाएगा, आएगा किसी भी पेपर का। तुमको ऐसा कौन सा लगता है कि ये सवाल हमने गलत पूछा है? मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट कौन? नहीं आई बात समझ में? अगर मैं तुमको आज पेपर देता हूं, जैसे तुम्हारा कल टेस्ट है, 100 सवाल दिया, पहले तो तुमसे पेपर करवा लिया, फिर हम पूछ रहे अच्छा तुमको बताओ कौन यूं लगता है कौन कौन सा सवाल गलत है। मतलब ये कि हमसे 100 सवाल तक ढंग से नहीं बन रहे, या हमको अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं है। कि पेपर देने वाले से पूछ रहे कि भाई तू बता कि हमने गलत क्या पूछा। मतलब तो हम तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ तो तुम ही रहे हो ना। तो उन्हें 150 सवाल नहीं बनते, और हर पेपर में कम से कम 5 सवाल तो ये डिलीट करते हैं। मैं जब आरएस दिया था तो आरएस में एक सवाल आया था, यहाँ पे एक मुर्गे की नस्ल चलती है, काले वाला मुर्गा होता है ना, क्या नाम है उसका? देसी मुर्गा, रुको, इधर मुर्गा मिलता है ना, वो काला काला मुर्गा बड़ा सा। हाँ देसी नहीं, उसकी एक नस्ल है कोई सी, बांसवाड़ा में तो बहुत ही मिलता है। क से कुछ नाम है यार, क से कुछ नाम है, बिल्कुल काला सा अजीब सा। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि ये नस्ल किसकी है, सबको पता है मुर्गे की, ये मानते ही नहीं, सवाल ही डिलीट कर दिया कि हमने सवाल ही गलत पूछा। कड़कनाथ, हाँ कह रहा हूं ना, क से कड़कनाथ, सबको पता है मुर्गे की। इन्होंने सवाल पूछा कड़कनाथ निम्न में से किसकी नस्ल है? मुर्गा, गाय, भैंस और बकरी। सवाल सही जवाब क्या है? मुर्गा। इन्होंने वो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया कि हमने गलत पूछा है। क्या पता किसी ने उनमें से कड़कनाथ नाम का कुत्ता उत्ता पाल रखा होगा। ऐसे। अब देखो और बताता हूँ, 26 नवंबर 1949 को
ओ 26 जनवरी 1956 को पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के अपॉइंट हुए थे। राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल विधानसभा की वेबसाइट है उस पे लिख रखा ऑफिस ऑफ गवर्नर की वेबसाइट पे कि हाँ ये इसी दिन हुए थे, मतलब इसी दिन बने थे। आरपीएससी मानती नहीं है, नहीं ये तो गलत है जवाब। अब उसमें से जिस मास्टर ने पढ़ाया होगा ना उसको, जिस मास्टर ने, क्या हर मास्टर ने वही पढ़ाया है, ये पता नहीं कहां से लिया कि एक दिन पहले सबको गलत मान लिया। 2021 में भी सवाल पूछा था, 2023 में भी पूछा और दोनों बार डिलीट कर दिया। इनके कोई भरोसे नहीं आते, इसीलिए कंसेप्चुअल पे अपना क्या है पेपर बनाओ। फैक्ट्स तो ये क्या है हर किताब में अलग दे रखा है। इनकी एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, उसमें ये दे रखा है कि अरावली 7 जिलों में, अरावली 7 जिलों में फैली है, बाकी किताबों में दे रखा है 13 में फैली हुई है। ठीक है, किसको सही मानो? अब मान लो 7 और 13 दोनों दे दिए तो इनकी एनसीईआरटी किताब में भी 13 दे रखा आदि में, किसको सही मानो? बहुत समस्या है ना। तो अपने ऐसे नहीं पढ़े, इसलिए अपने क्या है कंसेप्ट मजबूत कर लो, क्योंकि कंसेप्ट में क्या है सवाल बैठ जाते हैं, फैक्ट्स में समस्याएं आती है। तो अनुसूची 9 समझ में आई। अब अपन आ रहे थे संशोधन पे। किस पे आ रहे थे? संशोधन। अपना संविधान कब बना? 1949। कब? 26 नवंबर को। अब कब बनाया हमने? 75 साल पहले। वो उनकी परिस्थितियों के अनुसार बना, जिस टाइम के, हालांकि उन्होंने बहुत दूर तक सोच के बनाया। तो अगर उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आज लागू नहीं होते हैं या उनकी प्रासंगिकता खत्म होगी है, तो उसमें बदलाव करना पड़ेगा ना। उसको हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। संशोधन का मतलब होता है हटाना, जोड़ना, बदलना। क्या होता है? हटाना, जोड़ना, बदलना। तो समय समय पे क्या होते गए? संशोधन होते गए। जैसे जैसे परिस्थितियां आती गई वैसे वैसे संविधान में क्या होते गए? संशोधन होते रहे। जैसे बात करते हैं हम पहला ही संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। कब होता है? जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन की बात होती है। और दूसरा ये होता है कि एक लड़की परीक्षा देने जाती है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और उसका एडमिशन इस आधार पे नहीं होता है क्योंकि उस समय क्या है आरक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी जाती है। कि सरकार मतलब कानून नहीं बनाती है। अनुच्छेद 15(4) तब नहीं होता, सिर्फ अनुच्छेद 15 है जिसमें यूं कहा गया कि लिंग, जाति, भेद, जन्म स्थान आदि पर फर्क नहीं किया जाएगा। तो चूंकि वो वंचित वर्ग से आते थे, तो सरकार ने उस समय व्यवस्था दी कि भाई हम इनको क्या है उत्थान करेंगे, सामाजिक न्याय, कल अपन ने बात करी थी। तो वो फिर कोर्ट में गई और बोला कि ये तो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जब मेरे इतने नंबर है तो मेरे को एडमिशन क्यों नहीं मिला। तब क्या किया? संविधान में संशोधन। और फिर ये कहा गया कि महिलाओं और बालकों के हित के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकेगी। यानी कि महिलाओं को, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वैसे तो उसमें यूं लिख रखा है सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़े वर्गों का, सामाजिक और हर चीज का मतलब है सामाजिक और राजनीतिक। अब जाके जब ये ईडब्ल्यूएस मिला है ना, तो इसमें लिखा गया आर्थिक आधार पर। सामाजिक आधार पर मतलब कौन? एससी, एसटी, क्योंकि इनका हमेशा से क्या है शोषण किया गया है, तो इनको कभी ऊपर उठने ही नहीं दिया, तो उनका क्या है सामाजिक न्याय पूरा नहीं हो रहा ना, तो उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकेगी। और इसलिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं की अपन ने कल बात करी थी, वंचित वर्ग है, इनको इतनी इतनी कुप्रथाओं से लान दिया गया। जैसे बात करें अपन सती की, कभी सुना कोई सता हुआ? सता हुआ कोई सुना? कोई आदमी किसी औरत के साथ जला क्या? हाँ। सता मतलब आदमी, मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ। सती लड़की, सता आदमी। तो कोई सता हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों लड़की को ही जलना पड़ा? तुम सोचो, अपने इतनी सी आग लग जावे, इतना सा जल जावे जिसमें अपनी हालत इतनी खराब होवे, तुम तो जिंदा चिता पे लिटा रहे हो। तो महिलाएं हुई ना वंचित वर्ग। कितनी सतियां हुई है अपने इतिहास में, कितने जोहर हुए। कितने जोहर हुए चित्तौड़ में? 2.5 कहां पे हुए? जैसलमेर में। 2.5वां मतलब जो दो के बाद तीसरा था ना, वो आधा क्यों हुआ? केसरिया तो हुआ, जोर नहीं हुआ। केसरिया क्या होता है?
हाँ हाँ, आराम से बोलो, मेरी शक्ल डरावनी नहीं है, आराम से बोलो। हाँ हाँ, आराम से चलता रहे। अरे हिंदी में नहीं बोलेगा तो अपनी भाषा में बोल दे, अपना कौन सा परीक्षा चल रही है, समझ में आना चाहिए। मतलब ये है कि जब पुरुषों द्वारा यानी कि सैनिकों द्वारा या वीर पुरुषों द्वारा जब ये लगता है कि युद्ध में हमारे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, तब केसरिया पगड़ी धारण करके वो जब युद्ध करने जाते हैं तो उसको बोलते केसरिया। ठीक है, ये कंसेप्ट सीखना हो तो केसरी पिक्चर देखो, पहली वाली अक्षय कुमार की, बैटल ऑफ सारागढ़ी है उसमें, है ना। जब लास्ट में युद्ध होता है तो वो केसरिया पगड़ी धारण करके जाता है, वहां से केसरिया सीख सकते हो। मैं कह रहा हूँ पिक्चर बहुत कुछ सिखाती है, बस सीखने वाला चाहिए, है ना। तो केसरिया वो हुआ। जोर क्या हुआ, अपने जोर की परिभाषा क्या होगी, अगर परीक्षा के लिहाज से पूछे, ये तो ठीक है कि हाँ भाई युद्ध करने गए और अपने आप को क्या है अग्नि को समर्पित कर दिया, अगर हम परीक्षा के लिहाज से बात करें तो क्या हुआ है, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जब अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दे दी जाती है उसको बोलते हैं जौहर। पहला जौहर कहाँ हुआ, मैं हिस्ट्री में गया, पहला जौहर कब हुआ, 1301। 1303 में तो पद्मिनी वाला है, 1301 में रणथंबोर, हमीरदेव चौहान, सिंह पुरुष वो लिखा नहीं ना, सिंह पुरुष कदली फचल वचे न फले न दूजी बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए अपना, कहाँ थे, संशोधन। हाँ, तो वंचित वर्गों के लिए जो प्रावधान किए गए, तो फिर संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(4) डाला गया और उसमें ये बोला गया कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़े लोगों को के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकेगी। तो क्या किया हमने, एक संशोधन किया। संविधान में तो ये लोग रखा कि सब समान है, इन आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान लिंग भेद धर्म आदि के आधार पर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इसी के आधार पर, क्योंकि उनको सरकार का काम क्या था, पहली प्रस्तावना में बात की गई कि हमको सामाजिक न्याय देना है, ठीक है, तो सामाजिक न्याय के करे क्या, वंचित वर्ग जो है उसको थोड़ी विशेष फैसिलिटी दी जाए, सुविधाएं दी जाए। अब मान लो कि आज अगर जो वंचित वर्ग है उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे, तो बेचारा वो शिक्षा में जाएगा या स्वास्थ्य में पैसा खर्च करेगा या अपनी रोजी रोटी कमाएगा कि रोटी की व्यवस्था करेगा, पहले क्या करेगा वो रोटी की व्यवस्था करेगा। तो सरकार ने विशेष प्रावधान किया कि भाई तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ लो लेकिन तुम नौकरी में आ जाओ, उससे क्या होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको सारी सुविधाएं मिलने लगेगी। इसीलिए तो आरक्षण दिया गया। जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो ये समझ नहीं पाए कि आरक्षण दिया क्यों गया है। वो इसलिए दिया गया है कि जो सुविधा विहीन लोग हैं उनको थोड़ी सी रियायतें देकर उनको उनके बराबर लाया जाए जिनके पास क्या सारी सुविधाएं। इसीलिए तो विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि एक आदमी जो पूरी सुविधाओं में पढ़ रहा वो अगर 100 में से 80 नंबर ला रहा, ठीक है, और एक वो आदमी जिसके पास मान लो घर में लाइट नहीं है तो पढ़ ही बेचारा दिन पे पाएगा, तो दिन के हिसाब से जितने नंबर चाहिए उतने लाके बराबर ला दो, मतलब इसको यहाँ ले आओ। तो ये था सामाजिक न्याय। तो इसके लिए विशेष प्रावधान किया। तो हमने क्या किया, संविधान में बदलाव किया। तो यही क्या है, संशोधन। तो संविधान पढ़ने के लिए 4 भाग अगर तुमने पढ़ लिए तो तुमको पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। पहला भाग, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुसूची, चौथा संशोधन। कोई समस्या यहां तक? दूर दूर तक कुछ नहीं। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर तुमको आके लिखना है और इतना लिखना है कि हाथ दुखेंगे, ठीक है। 11 में 5 कम है, 11:15। 11:15 मतलब 11:15। मैं यही हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा।